अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके डॉक्टर ने भी आपको प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स या कैप्सूल्स शुरू करे हैं, तो आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल इस समय घूम रहे होंगे। जैसे कि डॉक्टर ने ये क्यों बोला कि प्रोजेस्टेरोन की दवाई इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको सही समय पर लेना है जैसे डॉक्टर ने बोला है, और ख़ास तौर से इस दवाई को बंद नहीं करना है। फिर आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा कि आपको ये दवाई क्यों लेनी पड़ रही है जबकि आप तो प्रेग्नेंट हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आपको ब्लीडिंग हो रही हो और आपको डर हो कि कहीं इस दवाई को लेने से ब्लीडिंग और ज़्यादा ना होने लगे, क्योंकि जब आप इस दवाई को लेते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि जैसे आपने किसी नशीली चीज़ को ले लिया हो। बाकी फीमेल्स की तरह आपको भी प्रोजेस्टेरोन की दवाई लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, आंखें भारी-भारी हो जाती हों, शरीर भारी-भारी हो जाता हो, सिर में दर्द होता हो, घबराहट, बेचैनी होती हो और उल्टी हर वक़्त आने को होती हो। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो एक तरह का डर दिमाग के अंदर मन में बैठ जाता है कि इस तेज़ दवाई से कहीं प्रेगनेंसी खराब ना हो जाए या फिर पीरियड्स स्टार्ट ना हो जाएँ, या इस तेज़ दवाई से कहीं बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट या बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। ये सारे जो नेगेटिव सवाल हैं इस समय दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान की तरह पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि डरो मत। अगर डॉक्टर ने आपको ये प्रोजेस्टेरोन की दवाई शुरू करी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ये दवाई डॉक्टर ने आपको क्यों शुरू करी है और इस समय प्रोजेस्टेरोन की दवाई आपके लिए क्यों और कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो प्रोजेस्टेरोन की दवाई है, ये कोई बड़ी फ़िल्मी दवाई नहीं है कि भई डॉक्टर ने आपको ऐसे ही शुरू कर दी है। ये दवाई एक नेचुरल हार्मोन है जो कि सभी फीमेल्स के अंदर, यहाँ तक कि लड़कियों के अंदर भी पहले से ही मौजूद होता है। फिर आप पूछोगे कि अगर ये पहले से ही शरीर में मौजूद होता है हार्मोन, तो डॉक्टर ने इस हार्मोन की दवाई आपको लेने के लिए क्यों बोला है? इसका क्या काम है, वो भी खास तौर से प्रेगनेंसी में? ये बात मैं आपको एक सिंपल सी आसान सी कहानी के रूप में सुना रहा हूँ जो कि आपको कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म्स के बिना समझे आ जाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है ग्राफिन फॉलिकल यानी कि अंडे की थैली से। होता ये है कि हर महीने महिला की जो अंडेदानी है, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हो, इस अंडेदानी को आप लोग अंडा यानी कि ओवम बनाने की फैक्ट्री समझ लीजिए। इस अंडेदानी में हर महीने एक अंडा बनकर तैयार होता है। इस अंडे को हम लोग मेडिकली ओवम बोलते हैं। ये जो अंडा है जिस थैली के अंदर रहता है उस थैली को बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। इस ग्राफिन फॉलिकल को आप अंडे की मदर समझ लीजिए, क्योंकि ये अंडे को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, उसको खाना खिलाती है और ओव्यूलेशन तक उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन एक ऐसा टाइम है जब ये ग्राफिन फॉलिकल अंडे की थैली खुद फट जाती है और अंडे को अपने में से निकाल कर फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है, ताकि ये अंडा स्पर्म से मिल सके और ये अंडा बच्चा बन सके। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कहानी हुई? ये कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि जो अंडे की थैली है ग्राफिन फॉलिकल वो तो फट चुकी है। तो ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई? नहीं, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। तभी तो ग्राफिन फॉलिकल को अंडे की मदर का टाइटल मिला हुआ है। तो सुनो आगे क्या होता है। खुद फूट जाने के बाद भी ये मदर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है कि ये हार नहीं मानती है और ये खुद को अपग्रेड कर लेती है कॉर्पस लूटियम में। इस कॉर्पस लूटियम को आप सुपर मदर समझ लीजिए, और इस सुपर मदर के पास में एक सुपर पावर है और ये पावर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने की। तो यहाँ पर सवाल आता है कि ये सुपर मदर इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों बनाती है? तो सुनो, जब ये ग्राफिन फॉलिकल फूटी तो इसने अंडे को फैलोपियन ट्यूब में भेजा। अब ये ग्राफिन फॉलिकल चाहती है कि ये बच्चा बन सके, उसके लिए इस अंडे को क्या करना होगा? स्पर्म से मिलना पड़ेगा। जब स्पर्म इस अंडे से मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और इस समय इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, यानी कि एक तरह से आप इसको बच्चा समझ लीजिए। फिर ये बच्चा जाता है बच्चेदानी के अंदर।
वहां पर इम्प्लांट होने के लिए, वहां पर चिपकने के लिए, ताकि वो 9 महीने की जो उसकी जर्नी है उसको कंप्लीट कर सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है बच्चे के लिए कि इस समय बच्चा एक तो अकेला है, बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसी कंडीशन में ये बच्चा वहाँ पर चिपक नहीं सकता है, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसी समय पर काम आता है सुपर मदर का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन जानते हैं क्या करता है? ये हार्मोन बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत है, जहां पर बच्चे को इम्प्लांट होना है, चिपकना है, उस परत को मोटा कर देता है, उस परत को नरम गरम बना देता है, उस परत को मजबूत बना देता है, उस परत में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, ताकि बच्चा वहां पर प्रॉपरली सेट हो सके, सक्सेसफुली बच्चे का इम्प्लांटेशन हो सके, जिससे मिसकैरेज होने का जो खतरा है वो बिल्कुल खत्म हो सके। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये सब चीजें ना होती तो क्या होता? तो मान लो कि अगर अंडा स्पर्म से ना मिलता, तो फर्टिलाइजेशन ना होता, आपको प्रेगनेंसी ना होती, ऐसी कंडीशन में जो सुपर मदर है कॉर्पस लूटियम, वो लगभग 10 से 14 दिन में रिटायर हो जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन उसने बनाकर बच्चेदानी की अंदर वाली परत को तैयार किया था, वो परत अब रह नहीं पाती है, वो टूट जाती है, शेड ऑफ हो जाती है और ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगती है। इसी ब्लीडिंग को आप लोग पीरियड्स आना बोलते हैं। लेकिन आपके साथ में क्या हुआ है? आपके साथ ये हुआ है कि जो आपका बच्चा है वो बच्चेदानी में पहुंच चुका है और वो सक्सेसफुली इम्प्लांट भी हो गया है। और इम्प्लांटेशन के टाइम जानते हैं उसने क्या किया? उसने इम्प्लांटेशन के टाइम एक खास प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाया। इस प्रेगनेंसी हार्मोन को बोलते हैं बीटा एससीजी हार्मोन। भूले तो नहीं हो इस हार्मोन को? ये वही हार्मोन है जो कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट पता लगाने का काम करती है। यानी कि जब आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से प्रेगनेंसी की जांच करी, तो टेस्ट किट में आपको 2 डार्क लाइनें शो हुई, जिससे आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो बच्चे ने जब इस बीटा एससीजी हार्मोन को बनाया, तो ये हार्मोन सुपर मदर कॉर्पस लूटियम को भी सिग्नल देता है जाकर कि उसकी मेहनत रंग लाई है, जो बच्चा है वो अब बच्चेदानी में इम्प्लांट हो चुका है। और इस समय सुपर मदर का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी रिक्वायरमेंट है अभी बच्चे को, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाना बंद ना करे। तो सुपर मदर को जब ये सिग्नल मिलता है तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लगातार बनाती रहती है। दूसरी तरफ जो बच्चा है वो भी बीटा एससीजी हार्मोन को लगातार बनाकर सुपर मदर के साथ में कम्युनिकेट करता रहता है, उसको लगातार सिग्नल देता रहता है कि अभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते रहना है, क्योंकि उसकी जरूरत है अभी बच्चे को। अगर सुपर मदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को नहीं बनाएगी तो फिर क्या होगा? एंडोमेट्रियम जो परत है वो टूट सकती है, आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो एक तरफ जो बच्चा है वो बीटा एससीजी हार्मोन को बनाता रहता है, उसका लेवल प्रेग्नेंट महिला के शरीर में इंक्रीज्ड रहता है। दूसरी तरफ जो सुपर मदर है उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी महिला के शरीर में इंक्रीज रहता है। जब ये दोनों हॉर्मोन्स शरीर में बढ़ते हैं तब प्रेग्नेंट महिला को कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि उल्टी मितली आना, सिर में दर्द होना, ब्रेस्ट पेन होना, वाई डिस्चार्ज होना, कमर में दर्द, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी फील होना, पेट में गैस फील होना, पेट का फूला फूला महसूस होना। जानते हैं ये सारी तकलीफें क्या हैं? प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। फिर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना ज्यादा था आपके शरीर में, तो डॉक्टर ने आपको इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की दवाई शुरू क्यों करी है, जबकि उन्होंने तो कोई टेस्ट भी नहीं कराया है। और डॉक्टर को कैसे पता लगा कि इस समय आपको इस हार्मोन की जरूरत है? तो सुनो, कभी कभी फीमेल्स के शरीर में नेचुरली प्रोजेस्टेरोन कम लेवल में पाया जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के समय आपको एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सपोर्ट की जरूरत हो। ये सारी बातें आपकी परेशानियों पर, आपकी रिपोर्ट्स पर और आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं।
ऐसे में स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपके सिम्टम्स, आपकी परेशानियां, रिपोर्ट्स, आपकी मेडिकल हिस्ट्री ही सब कुछ बता देती हैं। तो ये कंडीशन सामान्यतः कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर किसी पेशेंट की एज 35 साल से ज़्यादा हो, या किसी ने बहुत सालों के बाद में कंसीव किया हो, या फिर अगर किसी को बार बार मिसकैरेज होने की कंडीशन हो, या फिर किसी ने अगर अल्ट्रासाउंड कराया है प्रेग्नेंट महिला ने और उस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट ना आई हो, या फिर प्रेगनेंसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो, या फिर जो एलएमपी डेट है और जो जेस्टेशनल टाइम है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा रिगार्डिंग या फिर इम्प्लांटेशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही हो कम दिनों की प्रेगनेंसी में, या फिर आपको प्रेगनेंसी के किसी भी समय ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज हो रहा हो, लाइट ब्लीडिंग हो, रुक रुक कर ब्लीडिंग हो रही हो, या खून के धब्बे देखने को मिल रहे हो जिसे स्पॉटिंग होना बोलते हैं, या फिर आपको बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है कम दिनों की प्रेगनेंसी में या ज़्यादा दिनों की प्रेगनेंसी में, या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है सर्विक्स उसकी शॉर्ट लेंथ हो, 3 सेंटीमीटर से कम उसकी जब लंबाई हो जाती है तब भी प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी जो है वो किसी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव हुई हो, जैसे कि आईवीएफ, आईयूआई, या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन के टाइम अगर कोई मेडिसिन आपने ली है जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट या लेट्रोजोल, या फिर आपने प्रोजेस्टिन ग्रुप की मेडिसिन को लेकर कंसीव किया है जैसे कि डाइडोड्रेस्ट्रोन, या फिर आपने फोलिकुलर मॉनिटरिंग कराई है उसके बाद में आपने डाइडोजेस्ट्रोन को लिया हो या बीटा या सीजी का इंजेक्शन लगवाया हो, तब भी आपको प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में, जैसे अगर आपको थायराइड है या पीसीओडी है, अंडेदानी में रसोली है, तब भी प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चेदानी की शेप अगर सही नहीं है, या फिर बच्चेदानी में गांठ है किसी टाइप का, या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे कि प्लेसेंटा की पोजीशन सही ना होना, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी होना, या फिर प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क हो, या आपकी हिस्ट्री हो प्री टर्म डिलीवरी की, तब भी आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जा सकता है। तो ये दवाई आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये दवाई आपके नन्हे मेहमान के लिए है। इस समय ये दवाई उसके लिए एक बॉडीगार्ड का काम करती है। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि आपके लिए इस समय प्रोजेस्टेरोन की कितनी डोज सेफ रहती है, ये प्रोजेस्टेरोन आपको कैसे और कब लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी के कितने टाइम तक इस प्रोजेस्टेरोन को दिया जा सकता है। तो देखो, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये मार्केट में अलग अलग फॉर्मेशन में आता है, जैसे कि ये टैबलेट्स में भी आता है, कैप्सूल्स में भी आता है, इंजेक्शन में, जेल में, या फिर वजाइनल पैसरीज में भी आता है। अब ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन आपको दी जाती है। नॉर्मली जो प्रोजेस्टेरोन है वो टैबलेट्स या कैप्सूल्स फॉर्मेशन में दिया जाता है, माइक्रोनाइज्ड सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मेशन में। इस फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा फायदा क्या मिलता है कि इससे सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मेशन से जो ये प्रोजेस्टेरोन की दवाई है, हार्मोन है, ये शरीर में धीरे 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 रिलीज होता है, जिससे आपको प्रोजेस्टेरोन लेने के बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब नॉर्मली जो ये टैबलेट्स या कैप्सूल्स हैं इसकी डोज भी अलग अलग रहती है, जैसे कि 100, 200, 300, 400 mg में। अब बात करें कि ये आपको कैसे और कब लेना होता है, तो नॉर्मली हम लोग कैप्सूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स हैं ये आप खा भी सकते हो, वजाइनली भी रख सकते हो, रेक्टम में भी रख सकते हो। कैप्सूल की बात कर लेते हैं, तो इस कैप्सूल की जो नॉर्मल डोज है, सामान्यतः जो डोज रहती है वो दिन में 2 बार रहती है 200 mg की, यानी कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ में। लेकिन अगर किसी पेशेंट की ज़्यादा दवाई चल रही होती है, या फिर इस दवाई को लेने के बाद, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स लेने के बाद अगर पेशेंट को बार बार उल्टियां आ रही हैं, उल्टी जी कच्चा महसूस होता है, तो फिर इस दवाई को हम लोग खाने के लिए नहीं देते हैं, फिर हम इस दवाई को वजाइनली इंसर्ट करने के लिए बोलते हैं।
अब बात करें कि इस प्रोजेस्टेरोन को आपको प्रेगनेंसी में कब शुरू किया जाता है और कितने टाइम तक शुरू किया जाता है, तो सुन लो, क्योंकि आप बारी बारी पूछते हो। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, इसको हम लोग कंसीव करने से पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पीरियड्स के 16वें दिन से लेके प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते तक आपको ये प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है। लेकिन यूजली हम लोग इस प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते में स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने हैं, 12 हफ्ते हैं, इसमें बच्चे को प्रोजेस्टेरोन के एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि पहले 12 हफ्ते में बच्चे के पास खुद का प्रोजेस्टेरोन बनाने का सोर्स बना नहीं होता है, यानी कि बच्चे को जो प्रोजेस्टेरोन है वो सुपर मदर कॉर्पस ल्यूटियम से मिलता है। लेकिन 8 से 12 हफ्ते के बीच में बच्चा जो है वो खुद का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का जो सोर्स है वो खुद बना लेता है, डेवलप कर लेता है। इस सोर्स को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बच्चा जो है 12 हफ्ते के बाद प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेता रहता है। ऐसे में फिर आपको एक्स्ट्रा हार्मोनल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डॉक्टर 12 हफ्ते पर इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बंद कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि 12 हफ्ते के आसपास उन्हें ब्लीडिंग हुई, कोई टेस्ट कराया जैसे कि डबल मार्कर ब्लड टेस्ट या एंटी स्कैन कराया है अल्ट्रासाउंड, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 12 हफ्ते पर भी आपको प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट किया जा सकता है या फिर कंटिन्यू रखने के लिए भी बोला जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 20वें हफ्ते के आसपास एनोमली स्कैन होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर उस दिनों के आसपास या 20वें हफ्ते के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शुरू किया जा सकता है। अब बात करें साइड इफेक्ट्स की, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है और इस समय आपको परेशानियां भी हो रही होंगी, जैसे कि उल्टी आना, इस दवाई को लेने के बाद बहुत ज्यादा नींद आना, शरीर का भारी हो जाना, टांगे भारी हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, घबराहट होना, सिर में दर्द होना, वजाइनली अगर आप इस कैप्सूल को लेते हैं तो वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है या नीले कलर का डिस्चार्ज निकलता है। तो ये जो सारी परेशानियां हैं ये बेशक इस दवाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जानते हैं ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये शरीर को रिलैक्स करने वाला हार्मोन है, इसी वजह से आपको ये परेशानियां होती हैं। अगर गौर करोगे तो ये सारी परेशानियां प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसी ही तो हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना। तो अगर आपको इन दवाइयों को लेने के बाद में ये सारी परेशानियां हो रही हैं तो आप ये सोचो ना कि ये दवाई आपके शरीर में जाकर काम कर रही हैं, तब ये तो आपको ये परेशानियां हो रही हैं। तो इस समय ये दवाई अपना काम करके बच्चे को बचा रही है, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इस बात को आपको समझना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिमाग में कहीं ना कहीं बात रहती है कि ये साइड इफेक्ट्स कितने टाइम तक रहेंगे और कितना ये परेशान करेंगे। तो देखो, जब तक आपको प्रेगनेंसी रहेगी तब तक तो ये आपको चीजें परेशान ही होंगी। जैसे ही आपका नन्हा मुन्ना मेहमान आपकी गोदी में आएगा, आप उसको देखोगे तो ये सारी परेशानियां लगभग 5 से 14 दिन में अपने आप ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाती हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स को जब वो प्रोजेस्टेरोन की दवाई शुरू नहीं करते हैं तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है उनको, लेकिन प्रोजेस्टेरोन को लेने के बाद उनको परेशानियां होने लगती हैं और कई केसेस में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट्स को लगता है कि इस तेज दवाई की वजह से उनको ब्लीडिंग हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रोजेस्टेरोन को लेने से ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है। ब्लीडिंग होने की वजह कुछ और होगी और वो वजह क्या है उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोजेस्टेरोन को लेने से ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके डॉक्टर ने आपको प्रोजेस्टेरोन इसलिए दिया है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको ये दवाई दी है। इसके अलावा पेशेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, उम्मीद रहती है इस प्रोजेस्टेरोन की दवाई से कि क्या इस दवाई को लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चा बच जाएगा। तो देखो, ये जो सवाल है मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
लेकिन ये बात भी आपको समझनी होगी कि कोई भी डॉक्टर जब आपको प्रोजेस्टेरोन की दवाई शुरू करते हैं, तो इस दवाई का जो काम रहता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का रहता है। अब ये बात आपको समझनी है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, अगर बच्चे में किसी टाइप का बर्थ डिफेक्ट है या कोई बड़ी बीमारी है, या बच्चे में लगा लो आपकी बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो आपका जो शरीर है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चे को रिजेक्ट कर देता है और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपकी जो यूट्रस है उसका बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और आपको ब्लीडिंग होने लगती है, उसमें क्लॉट्स पास आउट होने लगते हैं क्योंकि बच्चा आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर बच्चे में कोई बड़ी बीमारी है, बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है, तो उस बच्चे का आप करोगे भी क्या बचाकर उसको। तो ऐसे में आपको जो ये प्रोजेस्टेरोन की दवाई दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि अगर आपका बच्चा स्ट्रोंग है, वो लड़ रहा है खुद की जान बचाने के लिए और उसको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा हार्मोनल सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि अगर बच्चेदानी में जब वो चिपका, इम्प्लांटेशन प्रॉपरली ना हुआ हो, प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चेदानी की जो शेप है वो सही ना हो, या फिर जो सुपर मदर है कॉर्पस लूटियम वो कमजोर हो गई हो और बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, तो ऐसे में ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जिसकी दवाई आपको शुरू करी है, ये बेशक बच्चे को सपोर्ट करता है और फिर आपकी प्रेगनेंसी ग्रो भी करती है और प्रेगनेंसी बच भी जाती है। और ऐसे बहुत सारे केस मैं देख चुका हूं जिसमें प्रोजेस्टेरोन बेशक काम करता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्रोजेस्टेरोन काम करेगा, लेकिन बच्चे को अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है और ये दवाई अगर काम नहीं करती है तो डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा दवाइयां भी देते हैं, जैसे कि खून पतला करने के लिए इकोस्प्रिन की दवाई, या फिर अलग से प्रोजेस्टेरोन ग्रुप की मेडिसिन जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरह ही काम करती है, जैसे कि डाइडोडेस्ट्रोन या फिर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी आपको लगा सकते हैं। इसके अलावा बीटा एससीजी का इंजेक्शन भी आपको दिया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड आपको प्रोजेस्टेरोन की दवाई चल रही हो कैप्सूल या टैबलेट्स फॉर्मेशन में, और आपको इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है प्रोजेस्टेरोन का। तो डॉक्टर तो अपनी तरफ से सारी तरह से कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरह वो आपकी प्रेगनेंसी को बचा सकें और आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। इसके अलावा एक और सवाल पेशेंट्स का रहता है कि क्या इस प्रोजेस्टेरोन की दवाई को लेने के बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो देखो, प्रोजेस्टेरोन को लेने से ऐसा नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको सीजेरियन सेक्शन के लिए बोला है तो उसकी एक वजह है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको शुरू करी है। हो सकता है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो और डॉक्टर इस समय नहीं चाहते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में पड़कर आपके केस में किसी भी टाइप का कोई रिस्क लें, इसीलिए उन्होंने आपको सिजेरियन सेक्शन यानी कि सी सेक्शन की एडवाइस दी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर प्रोजेस्टेरोन शुरू हुआ है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन को लेते समय 37 हफ्ते के आसपास में, यानी कि एक सही टाइम पर अगर आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है, आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, जो पानी वाली थैली है वो सही टाइम पर फूट जाती है, तो बेशक आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। और जाते जाते तो मैं आपको बस यही बात बोलना चाहूंगा कि आप एक नई जिंदगी को जन्म देने वाले हैं और ये सफर आसान नहीं होता है। ऐसे सफर में हिम्मत और पेशेंस की जरूरत होती है। इस समय जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, आप जितनी भी दवाइयां खा रहे हैं, जितने भी आपके चेकअप हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको एक एक दिन उस दिन के करीब लेके जा रही हैं जब आप पहली बार अपने बच्चे को देखोगे। वो दिन याद करो जब आप उसको अपनी गोदी में उठा रहे होंगे। तो आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं, ये बात भूलो मत आप। और आपका जो बच्चा है वो आपसे भी ज्यादा हिम्मत वाला है। तो ऐसे समय पर बस आपको हिम्मत से काम लेना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दे सकूं,
लेकिन अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो या अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं वेट करूंगा। इस वीडियो को आपको अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करना है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो। ओके देन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने नन्हे मेहमान का भी आपको ख्याल रखना है।